हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 12th की बायोलॉजी का एक टॉपिक। 12th की बायोलॉजी में अपना चल रहा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूण का विकास, जिसमें अब तक हमने पढ़ लिया था कि निषेचन के बाद में जो युग्मनज बनता है वो कहाँ बनता है, फैलोपियन ट्यूब में बनता है। वो फैलोपियन ट्यूब में वहीं पर फिर कोशिका विभाजन शुरू कर देता है और जो युग्मनज में सेल डिवीजन होता है उसके फलस्वरूप एक ठोस कोशिकीय संरचना बनती है, जिसको हमने मोरुला नाम दिया, यानी जिसको अपन मोरुला कहते हैं। मोरुला जो 8 से 16 कोशिकीय अवस्था है। और हमने ये भी देखा था कि युग्मनज में सेल डिवीजन के फलस्वरूप जो मोरुला बन रहा है, ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया कहलाती है विदलन या क्लीवेज। उसके बाद में हमने देखा था कि जो मोरुला है वो फिर से डिवाइड होता है, यानी उसकी कोशिकाओं में फिर विभाजन होता है और 64 से 100 जो सेल्स बनती है, वहां तक की जो अवस्था है उसको अपन ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, यानी कोरक पुट्टी कहते हैं। वो फिर उस फैलोपियन ट्यूब से मूव होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सरकती हुई खिसकती हुई यूट्रस में आ जाती है, गर्भाशय में आ जाती है, जहाँ पर उसकी जो कोशिकाएं हैं उनके का रीअरेंजमेंट होता है, यानी पुनर्विन्यास होता है। कुछ सेल्स तो जो है उसकी चारों तरफ एक भित्ति में लेयर बनाती है, जिसको पोस्ट कोरक सेल्स कहते हैं। कुछ एक जगह समूह बना करके इकट्ठी हो जाती है, जिनको इनर सेल मास कहते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि पोस्ट कोरक सेल्स जो है वो ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ में चिपकने में मदद करती है, जिसको अपन इम्प्लांटेशन या रोपण कहते हैं। उसके बाद में जैसे ही रोपण होता है तो खुद एंडोडर्म जो है, जो उसकी गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है, वो भी क्या करती है, अपने सेल्स को डिवाइड करके जो ब्लास्टो, जैसे मान लो कि ये गर्भाशय की आंतरिक भित्ति है, तो इस आंतरिक भित्ति के साथ जैसे ही जाकर के ब्लास्टोसिस्ट की पोस्ट कोरक कोशिकाएं चिपकती है, तो इस गर्भाशय की आंतरिक भित्ति की सेल्स में भी डिवीजन होता है और वो डिवाइड होकर के एक परत के रूप में उस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को घेर लेती है और घेर करके अंदर ले लेती है। और इस प्रकार से ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय की आंतरिक भित्ति द्वारा अंदर ले लेने की प्रक्रिया को हमने कहा था आरोपण। ये आरोपण हो गया। उसके बाद में जो इनर सेल मास है, अंतरकोशिकीय समूह है, इनर सेल मास के द्वारा जो अंतरकोशिकीय समूह है उसके द्वारा तीनों जननिक स्तरों का निर्माण किया जाता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जनन स्तर बनते हैं। और इस प्रकार तीनों जनन स्तर बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है ग्रेस्टुलेशन या ग्रेस्टुला भवन। ग्रेस्टुलेशन जब हो जाता है तो ये जो तीनों जनन स्तर है, ये तीनों जनन स्तर आगे चल करके भ्रूण के समस्त अंगों का विकास करते हैं, यानी भ्रूण के सारे जो ऑर्गन्स है उनका निर्माण इन्हीं तीनों जनन स्तरों के द्वारा होता है। तो आज की क्लास में हम यहीं से शुरू करने वाले हैं, यानी फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, यानी जो जनन स्तर है उनका क्या भविष्य है, कौन से जनन स्तर के द्वारा कौन से ऑर्गन्स बनेंगे। तो जो तीनों जनन स्तर है, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, सबसे पहला कौन सा है, एक्टोडर्म। सबसे बाहर जो जनन स्तर होता है, सबसे पहला जनन स्तर क्या कहलाता है, एक्टोडर्म। ये तीनों बने किससे हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म किससे बने, अंतरकोशिकीय समूह से बने, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें कि एक कोशिकीय समूह होता है, चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट या पोस्टकोरक समूह होता है, पोस्टकोरक की सेल्स होती है, बीच में एक जगह कोशिकाओं का समूह होता है जिसको अपने इनर सेल मास कहा था, जो कि उस ब्लास्टोसील में यानी कोरक गुहा में एक तरफ पाया जाता है। उसके द्वारा तीनों जनन स्तर बने। और जनन स्तरों में जो एक्टोडर्म है, वो एक्टोडर्म क्या करता है, आगे चल करके जब भ्रूण का विकास होगा तो उस भ्रूण में एक्टोडर्म के द्वारा एपिडर्मिस बनती है, बाहर की स्किन यानी त्वचा बनती है, त्वचा की ग्रंथियां बनती है, नेत्र बनता है, नेत्र में रेटिना, लेंस, आइरिस पेशिया और नेत्र की जो पेशियां होती है उन सब का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, एक्टोडर्म से। यानी जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता जाएगा तो अलग अलग स्टेजेस पर इन अंगों का निर्माण होगा, पर कौन से जनन स्तर से कौन सा अंग बनेगा, इस आधार पर हमने इन तीनों के द्वारा अलग अलग जो ऑर्गन्स है उनको डिवाइड किया है। तो एक्टोडर्म क्या क्या बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है, त्वचा बनाता है, त्वचा की जो ग्रंथियां हैं उनका निर्माण करता है, साथ ही साथ नेत्र और नेत्र से संबंधित जैसे रेटिना है, लेंस है, या नेत्र की जो पेशियां होती है, आइरिस वगैरह, इनका निर्माण करता है। चालक और जो ऑप्टिक नर्व है उनका निर्माण होता है इसके द्वारा।
तंत्रिका तंत्र का निर्माण भी एक्टोडर्म के द्वारा होता है। साथ ही साथ जो आंतरिक कर्ण है उसका निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है। ग्रहण पेशियां जो बनती है नासिका से रिलेटेड, उनका निर्माण जो है वो एक्टोडर्म के द्वारा होता है। और लार ग्रंथियां जो बनती है, लार ग्रंथि और जो दांतों का इनेमल है, यानी दांतों की सबसे बाहर वाली जो परत है इनेमल, वो भी किसके द्वारा निर्मित होती है? एक्टोडर्म के द्वारा। इसके अलावा पीयूष जो ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि या पीयूष बॉडी या पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। इसके अलावा हाइपोथैलेमस ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि का जो एड्रिनल मेडुला वाला भाग होता है, ये सारे पार्ट्स भी भ्रूण में किससे निर्मित होंगे? एक्टोडर्म से। तो ये सारे जो ऑर्गन है ये कौन बनाएगा? एक्टोडर्म बनाएगा। अब जो मीजोडर्म है वो कौन कौन सी ऑर्गन बनाएगी? तो मीजोडर्म जो है डर्मिस परत बनाती है। इसके साथ ही साथ पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और अंतःकंकाल। डर्मिस परत बनेगी, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और अंतःकंकाल जो बनता है ये भी किसके द्वारा बनेंगे? मीजोडर्म के द्वारा बनेंगे। इसके अलावा संवहनी तंत्र जैसे हृदय है और जो रुधिर ब्लड वेसल्स जो होती है, हृदय की रुधिर वाहिनियां जो हृदय में आती है, हृदय से जाती है, वो भी कौन बनाता है? मीजोडर्म बनाती है। यानी हार्ट का निर्माण मीजोडर्म करता है। इसके अलावा किडनी, प्रजनन तंत्र जो है, चाहे मेल है तो मेल और फीमेल दोनों में जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो भी किसके द्वारा बनते हैं? मीजोडर्म के द्वारा। मूत्र और जनन नलिकाएं, सीलोम और सीलोमिक एपिथीलियम। इसके अलावा नेत्र का जो कोरोइड आवरण होता है, स्क्लेरोटिस जो होता है कोरोइड आवरण, नेत्र के बाकी जो भाग थे वो एक्टोडर्म बना रहा है, लेकिन नेत्र का जो कोरोइड आवरण है वो कौन बना रहा है? मीजोडर्म। एड्रिनल का जो मेडुला भाग था वो किसके द्वारा बन रहा है? मेडुला भाग तो बन रहा था एक्टोडर्म के द्वारा, और इसका जो कोर्टेक्स भाग है वो बन रहा है मीजोडर्म के द्वारा। इसके अलावा नोटोकॉर्ड जो पाई जाती है, मस्तिष्क का निर्माण एक्टोडर्म करता है, लेकिन नोटोकॉर्ड का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? मीजोडर्म के द्वारा। इसके अलावा पेराइटल और विसरल पेरिटोनियम और दांतों का डेंटाइन, ये भी मीजोडर्म बनाता है। दांतों की जो इनेमल परत है वो एक्टोडर्म से बनती है, लेकिन डेंटाइन जो परत होती है सेकंड, वो किससे बनती है? मीजोडर्म से। तो ये ऑर्गन मीजोडर्म बनाती है। इसके अलावा जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म का भविष्य क्या है, यानी भविष्य में भ्रूण में एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं? तो एंडोडर्म जो है वो आमाशय और आंतरिक ग्रंथियां बनाती है। आमाशय का निर्माण आंतरिक ग्रंथियों का, आंत्र में जो भी ग्रंथियां होती है जो सिक्रेशन करती है उनका निर्माण किससे होगा? एंडोडर्म से होगा। जीभ का, फेफड़ों का, इसके अलावा ट्रेकिया जो श्वास नली है और जो कुपिकाएं होती है फेफड़ों में, उन सबका निर्माण भी एंडोडर्म करती है। साथ ही साथ मूत्राशय, आद्य जनन कोशिकाएं जिनसे कि युग्मक बनेंगे बाद में, गिल्स, यकृत, अग्नाशय और थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि, इनका निर्माण भी किससे होता है? एंडोडर्म से होता है। अब जो अंतःकर्ण है वो एक्टोडर्म से बन रहा था, लेकिन जो मध्यकर्ण है और यूस्टेकियन नलिका जो होती है कान की और मध्यकर्ण, ये बनते हैं एंडोडर्म से। इसके अलावा मध्यांत्र, वेजाइना, यूरेथ्रा का जो अस्तर है, जो लेयर है, और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये बनते हैं मीजोडर्म से। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि विभिन्न जनन स्तरों के द्वारा निर्मित होते हैं। अब ये ऑर्गन्स जो है ये इन तीनों जनन यानी कि भ्रूण में जितने भी अंग होंगे वो सारे अंग जो है ये तीनों जनन स्तर ही बनाएंगे, लेकिन ये जनन स्तरों के द्वारा निर्मित होने वाले ये अंग है उस भ्रूण में जब वो गर्भ में रहता है माता के, तो उसमें किस अवस्था में निर्मित होंगे, यानी कि जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन से लेकर के जन्म लेने तक, यानी निषेचन होता है तो युग्मनज बनता है, वो युग्मनज निषेचन के बाद जब नवजात शिशु के रूप में जन्म लेगा वहां तक के समय के दौरान वो कहाँ रहता है? गर्भ में रहता है। तो इस समय को कहा जाता है गर्भावधि या गर्भकाल। गर्भावधि या गर्भकाल किसे कहते हैं? निषेचन से लेकर के जन्म तक का जो समय होता है वो गर्भावधि या गर्भकाल कहलाता है। और गर्भावधि जो मानव में होती है वो लगभग जो है 9 माह या 68 वीक या 266 डे होती है, यानी कि या तो 9 माह, यानी लगभग 9 माह की अपन कहते हैं 9 माह की गर्भावधि होती है। 9 माह में एक संपूर्ण शिशु का निर्माण हो जाता है। इसको अपन वीक में देखें तो 68 वीक्स हो सकते हैं या 266 यानी 266 दिन भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? गर्भावधि का समय, निषेचन से लेकर के नवजात के जन्म तक। अब ये जो टोटल 9 माह का जो समय है जन्म तक का,
इस दौरान ये विभिन्न ऑर्गन्स जो है, विभिन्न चेंजेस जो है अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं। तो उसको अपन पढ़ेंगे जो स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूणीय परिवर्तन की जो अवस्थाएं हैं कि भ्रूण जो विकसित हो रहा है युग्मन से लेकर के नवजात शिशु तक, तो उस दौरान कौन सी अवस्था में कौन से ऑर्गन बनते हैं, किस तरह से धीरे धीरे विकास होता है। तो हम भ्रूण के विकास की अवस्थाओं को अध्ययन करेंगे। भ्रूण के विकास की जो पहली अवस्था यानी इसकी अवस्थाओं को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहली अवस्था को हम कहते हैं प्रथम सप्ताह, यानी निषेचन से लेकर के अगले 7 दिनों तक का टाइम। पहला वीक, उस पहले वीक में निषेचन हुआ, उससे 7 दिनों तक जो निषेचन के बाद युग्मनज बना, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उस एक वीक में। प्रथम सप्ताह में क्या होता है, लगभग 24 से 30 आवर में 24 से 30 घंटे में निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। यानी जैसे ही स्पर्म जो है गति करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में पहले से ओवम है, तो दोनों वहां पे क्या होंगे, फ्यूज होंगे, यानी संलयन होगा उनमें। तो ये निषेचन की जो प्रक्रिया है लगभग 24 आवर में हो जाती है। 24 से 30 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा इतने में निषेचन कंप्लीट हो जाता है। उसके अगले 48 आवर में 48 घंटे में क्या हो जाता है, जो युग्म निषेचन हुआ तो निषेचन से क्या बन गया, ये बन गया जाइगोट। निषेचन हुआ तो निषेचन से जाइगोट बन गया, और ये जाइगोट 48 घंटे में किस में चेंज हो जाता है, 2 सेल स्टेज में, यानी कि 2 कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है। ये एक कोशिका थी जाइगोट, जो 2 कोशिकाओं में चेंज हो गया 48 आवर में। उसके तीसरे दिन क्या हो जाता है, निषेचन से 3rd डे क्या हो जाता है, मोरूला का निर्माण हो जाता है। मोरूला का निर्माण होने का मतलब है कि 8 से 16 सेल्स स्ट्रक्चर बन जाती है। जो एक कोशिकीय था वो 48 घंटे में, यानी कि लगभग 2 दिन में 2 कोशिकीय अवस्था में बदला, और 3 दिन में वो 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है, जिसको अपन मोरूला कहते हैं। अब चौथे दिन में ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। चौथे दिन क्या हो जाता है, जो 8 से 16 कोशिकीय अवस्था थी वो कोशिकाओं की संख्या में और ग्रोथ करता है, वृद्धि होती है, और वो ब्लास्टोसिस्ट में, कोरक पुट्टी में चेंज हो जाता है। और 7 से 8 दिन में, यानी लगभग ये पहला सप्ताह पूरा होते होते, एक वीक कंप्लीट होते होते, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेरस में आ जाती है, गर्भाशय में आ जाती है, और गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाती है, यानी रोपित हो जाती है। यानी कि 7 से 8 दिन में गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है। उसके बाद में जो दूसरा सप्ताह है, यहाँ तक रोपण की प्रक्रिया एक वीक में कंप्लीट हो गई, गर्भाशय में आ गया जो ब्लास्टोसिस्ट था, और इम्प्लांटेशन हो गया। दूसरे वीक में क्या होगा, आरोपण होगा, यानी कि जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है वो उस ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर ले लेती है। ब्लास्टोसिस्ट पूरा गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धस जाता है, जिसको अपन कहते हैं आरोपण। तो ये हो जाता है दूसरे वीक में। साथ ही साथ जो बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां हैं उनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जो 4 बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइक और योगसेक, उनका निर्माण भी 2nd वीक में स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा 14 यानी 14वें दिन, दूसरे सप्ताह के अंत तक 14वें दिन आदि रेखा प्रिमिटिव स्ट्रिक्स का निर्माण भी शुरू हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस जो है 2 सप्ताह में हो जाते हैं। तीसरे सप्ताह में क्या होता है, उसमें एम्ब्रियो में डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसमें तीसरे सप्ताह में एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण शुरू हो जाता है। तीसरे सप्ताह में जो जनन स्तर है उनका निर्माण शुरू हो जाएगा, क्योंकि आरोपण हो गया, ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट, तो उसके बाद में इनर सेल मास क्या करेगा, तीनों जनन स्तरों का निर्माण प्रारंभ कर देगा, जिसको अपन ग्रेस्टुलेशन या ग्रेस्टुला भवन कहते हैं। तो ग्रेस्टुलेशन के दौरान क्या होता है, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण शुरू हो जाता है पहले, उसके बाद में एक्टोडर्म का होगा। तंत्रिका तंत्र का निर्माण शुरू हो जाता है तीसरे सप्ताह में। और क्या होता है, तंत्रिका तंत्र भी शुरू हो जाता है विकसित होना, और 28वें दिन तक, यानी कि तीसरे सप्ताह के अंत तक लगभग क्या हो जाता है, हृदय जो है वो धड़कना शुरू कर देता है, हार्ट बीट शुरू हो जाती है। और हार्ट बीट उस समय कितनी होती है, लगभग 113 बीट पर मिनट, यानी 113 बीट पर मिनट की रेट से वो धड़कता है हार्ट जो होता है। उसके अलावा इसी 3rd वीक में भ्रूण में एमनियोटिक द्रव्य भी बढ़ने लग जाता है। जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसमें एमनियोटिक द्रव्य जो है वो बढ़ने लग जाता है। साथ ही साथ मस्तिष्क, फुफ्फुस, गुर्दे आदि दिखाई देने लगते हैं। जो एम्ब्रियो है उसमें ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं और दिखाई देने लगते हैं। फुफ्फुस यानी फेफड़े, ब्रेन और जो किडनी है उनकी थोड़ी थोड़ी शेप जो है वो दिखाई देने लगते हैं, ये विकसित होने लग जाते हैं। तो पहले वीक में इम्प्लांटेशन तक हो गया। दूसरे वीक में जो है जो भ्रूण है या ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से धस गया और भ्रूणीय झिल्लियां बन जाती है। तीसरे वीक में क्या होता है,
जो जनन स्तर है उनका निर्माण शुरू हो जाता है, साथ ही साथ हार्ट बीट शुरू हो जाती है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जैसे कि ब्रेन है, फेफड़े है, किडनी है, ये भी दिखने लगते हैं। अब छठे से 8वें वीक में क्या चेंजेस होंगे उसमें छठे वीक में क्या होता है, जो बाहरी कान है, बाहर का जो जिसको अपन पिन्ना कहते हैं, कर्ण पल्लव, बाहरी कान, यकृत की आरबीसी और डायफ्राम विकसित हो जाते हैं। छठे वीक में बाहरी कान विकसित हो जाएगा, यकृत की आरबीसी बन जाएगी, और जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम पाया जाता है तन्नुपट, जो कि एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग अलग करता है, वो भी विकसित हो जाता है। 7वें वीक में क्या होगा, 7वें वीक में स्तनाग्र, कोहनियां, अंगुलियां और अस्थियों का निर्माण शुरू हो जाता है। 7वें वीक तक अस्थियां बनना शुरू हो जाती है, कोहनियां, अंगुलियां आदि बन जाती है। और 8वें वीक में क्या होगा, जो एम्ब्रियो है वो एक छोटे शिशु के समान चेंज होने लग जाता है, यानी जो एम्ब्रियो है वो एक छोटे शिशु, नवजात शिशु की तरह दिखाई, उसके समान संरचनाएं उसमें दिखने लग जाती है, एक शिशु के समान वो दिखाई देने लग जाता है। यहाँ से पहले वो एक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये मानव का शिशु है। यहाँ से पहले तक वो मतलब जैसे कि जानवरों के जो एम्ब्रियो होते हैं उस टाइप से दिखाई देता है, लेकिन इस वीक के बाद में वो एक ह्यूमन जो चाइल्ड होता है उससे मिलती जुलती संरचना बन जाती है। तो 8th वीक में वो छोटे शिशु के समान चेंज हो जाता है, और जब 8वें वीक में वो एक छोटे शिशु की तरह दिखाई देने लग जाता है, तो उसी को कहा जाता है गर्भ या फिटस। गर्भ या फिटस किसे कहेंगे, जब जो एम्ब्रियो है वो एक शिशु के समान संरचना में परिवर्तित हो जाए। और जब 8वें वीक में शिशु के समान दिखाई देता है तो इसकी हार्ट बीट है वो भी बढ़ जाती है, और हार्ट बीट 167 हो जाती है यहाँ पर, यानी हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है, 167 हो जाती है। साथ ही साथ 80% जो एम्ब्रियो है, यानी कि जो गर्भस्थ जो शिशु होता है, गर्भस्थ जो भ्रूण है, उनमें 80% भ्रूणों में दाहिना हाथ क्रियाशील हो जाता है। कौन से वीक में, जो 8th वीक है उसी में 80% जो भ्रूण होते हैं उनमें दायां हाथ कार्य करना शुरू कर देता है, क्रियाशील हो जाता है, यानी उसमें एक्टिविटी आ जाती है। लेकिन कुछ में क्या होता है, शेष जो 20% है उनमें बायां हाथ भी हो सकता है क्रियाशील, और ये उसी पे डिपेंड करता है कि आगे जो है नवजात उसमें वो कौन से हाथ से वर्क करेगा, लेफ्ट हैंडर होगा या राइट हैंडर होगा। तो एम्ब्रियोनल स्टेज में वो कौन सा हाथ पहले क्रियाशील हो रहा है, तो 80% में क्या होता है, दाहिना हाथ क्रियाशील हो जाता है। साथ ही साथ जो एम्ब्रियो है वो करवट लेना शुरू कर देता है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़कना शुरू हो जाता है, करवट लेना शुरू कर देता है, उसमें पलकें विकसित हो जाती है। तो साथ ही साथ 90% जो प्रौढ़ व्यक्ति के समान संरचना विकसित हो जाती है, यानी कि 6 to 8 सप्ताह का, जब 6 to 8 वीक का जब एम्ब्रियो हो जाता है तो उसमें 90% जो स्ट्रक्चर है, संरचनाएं हैं, वो एक प्रौढ़ व्यक्ति से मिलती जुलती दिखाई देती है, यानी पूरी तरह से वो मानव के शिशु के समान प्रतीत होता है। 90% जो स्ट्रक्चर है वो बन जाती है उसमें मानव की। तो इस तरह से चेंजेस होता है। उसके बाद में 90 से 12वें सप्ताह में अपन बात करें तो 90 से 12वें सप्ताह में, 9वें सप्ताह में जो एम्ब्रियो है, जो शिशु बन रहा है, वो अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। यहाँ पर अंगूठा चूसने लग जाता है हल्का फुल्का, साथ ही साथ हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है। कंठों में वाक रज्जु जो है विकसित हो जाते हैं, कंठों में जो स्वर यंत्र है यहाँ पर वाक रज्जु वो विकसित हो जाते हैं। अंगूठा चूसता है, साथ ही साथ हाथ पैर हिलाना भी शुरू कर देता है। और 9वें वीक में ही बाह्य लिंग का विकास हो जाता है। बाह्य लिंग का विकास जिससे कि जो नर और मादा को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सके, उस बाह्य लिंग का विकास भी 9वें वीक में हो जाता है। साथ ही साथ पलकें बंद होने लगती है, यानी अब वो पलकों को बंद कर सकता है, पलकों में एक्टिविटी आ जाती है। और 9वें से 10वें वीक में जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है या गर्भस्थ जो शिशु है, उसका भार 75% तक बढ़ जाता है, यानी 90 से 10वें वीक में उसका भार बढ़ता है। और 90-10वें वीक के इस गेप में 75% तक उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। और 11वें सप्ताह में तो अंगुलियों के निशान और नाखून विकसित हो जाते हैं। 11वें सप्ताह में जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु, उसकी अंगुलियों पे नाखून विकसित हो जाते हैं और निशान दिखाई देते हैं अंगुलियों के। अंगुलियों पे जो धारियां सी होती है, निशान होते हैं, वो विकसित हो जाते हैं। साथ ही साथ होठ और नाक विकसित हो जाते हैं, यानी कि 11th वीक तक आते आते उसमें होठ, नाक, अंगुलियां, नाखून
यहाँ तक वो अंगूठा चूसना, हाथ पैर हिलाना, ऐसी एक्टिविटीज करने लग जाता है। बाह्य लिंग का विकास हो जाता है, यानी नर और मादा अलग अलग जो यहाँ पर है आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो यहाँ तक ये तीसरे महीने से पहले तक की संरचना थी, यानी ये सारे तीसरे महीने से पहले तक इतनी सारी चीजें विकसित हो चुकी होती है एम्ब्रियो में। अब तीसरे से चौथे महीने में क्या होता है, तीसरे से चौथे महीने का जो अंतराल है इसमें स्वाद कलिकाओं का विकास होता है, यानी उसको जो है फूड का जो स्वाद है उसको आइडेंटिफाई करने लगता है। ग्लूकोज को आंत्र में पचाने लगता है, जो ग्लूकोज वो ग्रहण करता है उसका आंत्र में पाचन होने लग जाता है, और उसके द्वारा जो मल है उसका निष्कासन भी किया जाता है, जिसको मिनकोनियम कहा जाता है। शिशु में हलचल शुरू हो जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, जब शिशु हलचल शुरू हो जाती है, हलचल करने लग जाता है, और शिशु में जो हलचल शुरू हो जाती है, शिशु की हलचल करने की क्रिया को कहा जाता है क्लिकनिंग। क्लिकनिंग किसे कहते हैं, शिशु में जब तीसरे से चौथे मंथ में, तीसरे से चौथे महीने में गर्भस्थ शिशु में जब हलचल शुरू हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिकनिंग कहते हैं। साथ ही साथ बालिका जो शिशु होती है उसमें नर शिशु की अपेक्षा हलचल ज्यादा देखने को मिलती है, यानी गर्भस्थ शिशु में जो बालिका शिशु है वो ज्यादा जो है हरकत करती है। तो थर्ड से फोर्थ वीक में ये विकास होता है। साथ ही साथ फोर्थ से सिक्स्थ जो महीना होता है, यानी चौथे से छठे महीने तक, तीसरे से चौथे महीने में तो क्या हुआ, स्वाद कलिकाएं विकसित हुई, उसने क्या कर लिया, अभी तक ग्लूकोज को पचाना शुरू कर दिया, अपशिष्ट निकालना भी शुरू कर दिया, हलचल करना शुरू कर दिया। अब चौथे से छठे महीने में जो श्वास नलिकाएं हैं वो भी, यानी ब्रोंक्यूल्स भी विकसित हो जाएगी, आंतरिक कर्ण विकसित हो जाएगा, ध्वनि के प्रति उसमें प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि तीव्र ध्वनि की तीव्रता के प्रति वो प्रतिक्रिया शुरू कर देगा। और शरीर जो है एक सफेद लिक्विड, सफेद एक पदार्थ से ढक जाएगा, शरीर के चारों तरफ एक सफेद पदार्थ जो है लिक्विड जो है वो बन जाएगा, सफेद पदार्थ से ढक जाएगा, और इस सफेद पदार्थ को कहा जाता है वर्निक्स। शरीर, शिशु का जो शरीर है जब वो एक सफेद लिक्विड से सफेद द्रव से ढक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्निक्स। दो चीजें देखो, क्लिकनिंग क्या है, शिशु जब हलचल करता है तो उसको कहा जाता है क्लिकनिंग, और वर्निक्स क्या है, शिशु जब सफेद द्रव से ढक जाता है तो उसे कहते हैं वर्निक्स। वर्निक्स 4 से 6 महीने के पीरियड में होता है और क्लिकनिंग तीसरे से चौथे महीने। उसके बाद में जो छठा मंथ है, उसी छठे मंथ में उसके सिर पर बाल भी आ जाते हैं, त्वचा पर जो ग्रंथियां हैं, श्वेत ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां, ये विकसित हो जाती है, और फेफड़ों से श्वास लेना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, छठे महीने तक सिर पर बाल आ जाते हैं और त्वचा पर जो श्वेत ग्रंथि है, पसीने की ग्रंथियां विकसित हो जाएगी, और वो खुद सांस लेना शुरू कर देगा अपने फेफड़ों से। छठे मंथ से जन्म तक, लास्ट स्टेज जब वो जन्म लेगा तब तक, छठे मंथ से लेकर के 9वें महीने तक। छठे मंथ में ही और क्या होता है, पलके झपकाना शुरू कर देता है। देखो पलके बंद होना, पलकों में एक्टिविटी तो 9 से 12 सप्ताह वाली स्टेज में ही आ गई थी, लेकिन यहाँ पर वो पलकों को झपकाना शुरू कर देता है, खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। मस्तिष्क का विकास जो है यहाँ पर पूर्णतः हो चुका होता है, छठे महीने तक पलके झपकना शुरू हो जाती है, मस्तिष्क का विकास कंप्लीट हो जाता है, सूंघने की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि वो स्मेल को पहचानने लग जाता है। त्वचा के नीचे भूरी वसा का जमाव हो जाता है, स्किन जो है उसके नीचे एक वसा की परत जमा हो जाती है, जो क्या करती है, उसके शरीर का ताप नियंत्रण करती है, यानी शरीर के ताप नियंत्रण के लिए वसा की परत पाई जाती है स्किन के नीचे, वो भी इसमें विकसित हो जाती है। उसके अलावा 8th जो मंथ होता है, 8वें महीने में क्या होता है, जो फेफड़ों की कूपिकाएं हैं वो विकसित हो जाती है पूर्णतः, और चेहरे की अभिव्यक्ति करना शुरू कर देता है, यानी चेहरे से हाव भाव करना, अभिव्यक्ति करना, इस तरह की क्रियाएं भी 8th मंथ में शुरू हो जाती है। और 9वें मंथ में क्या होता है, लास्ट में 9वें मंथ तक जो शिशु है उसमें लगभग सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, उसका लगभग संपूर्ण विकास हो चुका होता है, सारे ऑर्गन बन गए। एक जो गर्भस्थ जो भ्रूण था एक नवजात शिशु के रूप में विकसित हो चुका होता है। नवजात तो तब कहेंगे जब जन्म हो जाएगा, लेकिन एक शिशु के रूप में वो पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। तो 9वें महीने में क्या होगा, जो शिशु है उसका जो प्लेसेंटा होता है, जो अपरा होती है, उस अपरा से या प्लेसेंटा से एक हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है, आंवल जिसको कहते हैं, आंवल से या प्लेसेंटा से हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव की वजह से जो मादा है, जो उसकी माता है यानी फीमेल जो है, जिसके गर्भ में वो शिशु है,
उसमें प्रसव पीड़ा शुरू होती है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही सबसे लास्ट स्टेज है ये, जिसमें प्लेसेंटा एस्ट्रोजन स्रावित करेगी और एस्ट्रोजन की वजह से जो माता है उसके यूटेरस में संकुचन होते हैं, और लगातार जो क्रमागत संकुचन होते हैं यूटेरस में, उसकी वजह से क्या होता है, उसको एक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, और प्रसव पीड़ा की वजह से ही क्या होता है, जो नवजात है उसका जन्म हो जाता है। और इस प्रकार से जो निषेचन के फलस्वरूप एक कोशिकीय संरचना जो जाइगोट बना था, वो जाइगोट विभिन्न एक समय बाय समय यानी धीरे धीरे विकसित होता रहता है, और सभी ऑर्गन्स को, पूरे शरीर को विकसित करके 9 महीने बाद एक नवजात के रूप में, शिशु के रूप में, चाइल्ड के रूप में जन्म ले लेता है। और इस तरह से जो है मानव में भ्रूणीय परिवर्तन कंप्लीट होता है और एक नए जीव का, एक नए शिशु का निर्माण होता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा भ्रूणीय परिवर्तन। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो प्रसव है उसकी पूरी प्रोसेस, किसमें कौन से हार्मोन किस तरह से स्रावित होते हैं और कैसे प्रसव की क्रिया संपन्न होती है। उसके अलावा लैक्टोसन यानी दूध का स्त्रवण, जो कि बच्चे का संपूर्ण आहार होता है नवजात शिशु का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।